हाल ही में भारत सरकार द्वारा देश में डेटा सुरक्षा को और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए और डेटा संरक्षण संबंधी फ्रेमवर्क को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए एक नया मसौदा विधेयक जारी किया गया है। आज इस वीडियो में हम इसी ड्राफ्ट के संबंधित तमाम पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे। जानेंगे कि आखिर इस ड्राफ्ट में किस तरह के प्रावधान किए गए हैं और आखिर विशेषज्ञों द्वारा उन प्रावधानों की आलोचना क्यों की जा रही है। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में। वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं, यानी उन बिंदुओं की बात कर लेते हैं जिनके माध्यम से हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो वीडियो में सबसे पहले हम न्यूज़ यानी खबर पर बात करेंगे। इसके बाद जानेंगे कि आखिर सरकार द्वारा जो ये मसौदा जारी किया गया है, क्या ये भारत में पहला मसौदा है जो डेटा संरक्षण से संबंधित मुद्दे को संबोधित करने की कोशिश करता है। ये सरकार द्वारा इस संबंध में पहले भी कोई विधेयक लाया गया है। इसके अलावा ये भी जानेंगे कि आखिर भारत में डेटा संरक्षण विधेयक की जरूरत क्यों है, या फिर मोटे मोटे तौर पर भारत में डेटा को सुरक्षित करने की ही जरूरत क्यों है। इसके अलावा इस नए विधेयक में किस तरह के प्रावधान किए गए हैं और आखिर नए विधेयक की आलोचना क्यों की जा रही है, उसका क्रिटिसिज्म क्यों किया जा रहा है, उस पर भी बात करेंगे। अंत में निष्कर्ष पर बात करेंगे और एक प्रश्न पर भी चर्चा करेंगे। प्रश्न मेंस का है और आप 250 शब्दों में इसे लिखने की कोशिश कर सकते हैं। आज का जो पूरा वीडियो है वो सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 और 3 से संबंधित है। आप इसे मुख्य तौर पर शासन व्यवस्था, सरकारी नीतियां एवं हस्तक्षेप और साइबर सुरक्षा जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले आज की हमारी न्यूज़ देख लेते हैं। आज की हमारी जो खबर है वो इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड सेक्शन से है। हमारी खबर है द ड्राफ्ट डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 रिलीज, हियर आर द टॉप पॉइंट्स टू नोट। यानी स्पष्ट तौर पर सरकार द्वारा भारत में पर्सनल डिजिटल डेटा के संरक्षण के लिए एक नया मसौदा जारी किया गया है। तो इस खबर में इस विषय को लेकर बात की गई है कि आखिर ये जो नया मसौदा है, जो नया विधेयक है, इस विधेयक में किस तरह के प्रावधान किए गए हैं और ये जो विधेयक है ये पुराने विधेयकों से किस तरह से अलग है, इसको भी समझने की कोशिश की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर ये जो नया विधेयक है, क्या ये पहला विधेयक है। यानी इस विधेयक की पृष्ठभूमि पर बात कर लेते हैं, इसके बैकग्राउंड पर बात कर लेते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है साल 2017 से, जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ विवाद में अपना निर्णय दिया जाता है। इस पूरे विवाद में सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णय में गोपनीयता के अधिकार को, राइट टू प्राइवेसी को एक मौलिक अधिकार के तौर पर मान्यता दे देती है। अब जब राइट टू प्राइवेसी को एक मौलिक अधिकार बना दिया जाता है तो इसके बाद सरकार पर यह दबाव बनता है, आम लोगों द्वारा, विशेषज्ञों द्वारा सरकार पर यह दबाव बनाया जाता है कि सरकार इस संबंध में कोई कानून लेके आए। और इन्हीं प्रयासों के हिस्से के तौर पर सरकार द्वारा एक समिति बनाई जाती है। समिति का नाम था जस्टिस कृष्ण समिति। इस समिति ने साल 2018 में अपनी रिपोर्ट पेश की और समिति की रिपोर्ट के आधार पर एक नया विधेयक लाया गया। विधेयक का नाम था व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, यानी पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन। लेकिन लंबे समय तक इस पूरे विधेयक पर कोई विशेष काम नहीं हो सका। इसके बाद साल 2019 में सरकार द्वारा इस विधेयक के प्रावधानों में कुछ सुधार किया गया, कुछ बदलाव किया गया और एक नया विधेयक सामने आया। नए विधेयक का नाम था व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2019। जब 2019 में इस विधेयक को लोकसभा में पेश किया गया तो उसके तुरंत बाद ही इस पूरे विधेयक को एक पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजा गया, एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजा गया, जिसमें लोकसभा के भी सदस्य थे और जिसमें राज्यसभा के भी सदस्य थे। यानी एक संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजा गया। लेकिन जब तक संयुक्त संसदीय समिति इस विधेयक पर अपनी रिपोर्ट पेश कर पाती, जब तक इसका विश्लेषण कर पाती, तब तक भारत में महामारी आ गई और महामारी के चलते इस पूरी रिपोर्ट आने में देरी लग गई। बहुत देरी से रिपोर्ट आई। समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की दिसंबर 2021 में। समिति ने इस पूरे विधेयक में कई सारे सुझाव दिए, बदलाव के कई सारे सुझाव दिए और इन्हीं सुझावों को शामिल करते हुए सरकार एक नया विधेयक लेके आई। इस नए विधेयक का नाम था डेटा संरक्षण विधेयक 2021। लेकिन लंबे समय तक इस पूरे विधेयक पर भी कोई विशेष काम नहीं हो सका और अगस्त 2022 में सरकार द्वारा इस विधेयक को भी संसद से वापस ले लिया गया। सरकार का इस संबंध में कहना था कि ये जो पूरा विधेयक है ये बहुत ज़्यादा जटिल हो गया है, क्योंकि इसमें संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों को शामिल किया गया है, जिसकी वजह से विधेयक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है। और अब सरकार एक नया विधेयक लेके आएगी, जो कि अब सरकार ने पेश भी किया है, एक नया मसौदा पेश भी किया गया है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये कोई नया मसौदा नहीं है, बल्कि ये जो पूरा मसौदा है ये डेटा संरक्षण संबंधी जो पुराने फ्रेमवर्क रहे हैं, जो पुराने मसौदे लाए गए हैं, उनका चौथा संस्करण है, 4th वर्जन है।
तो ये तो बात हुई इसकी पृष्ठभूमि की, इसकी बैकग्राउंड की। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर सवाल उठता है कि सरकार द्वारा इस संबंध में इतने प्रयास क्यों किए जा रहे हैं? आखिर भारत में डेटा संरक्षण विधेयक को लाए जाने की ज़रूरत क्या है? तो हम जानते हैं कि हम 21वीं सदी में मौजूद हैं और मौजूदा समय में इंटरनेट यूज़र्स और मोबाइल उपकरणों के जो उपयोगकर्ता हैं, जो यूज़र्स हैं, उनकी संख्या लगातार पिछले कुछ समय से बढ़ती जा रही है। मौजूदा आंकड़ों की माने तो फरवरी 2022 तक भारत में इंटरनेट यूजर्स की संख्या तकरीबन 658 मिलियन के आसपास थी। यानी जाहिर तौर पर भारत में इंटरनेट यूजर्स की संख्या बहुत ज़्यादा है। और जब इंटरनेट यूजर्स की संख्या बहुत ज़्यादा है तो जाहिर तौर पर भारत में इन इंटरनेट यूजर्स द्वारा प्रतिदिन हर दिन भारी मात्रा में डेटा उत्पन्न किया जाता है, भारी मात्रा में डेटा जनरेट किया जाता है। और इसमें से बहुत सारा डेटा जो होता है वो व्यक्तिगत डेटा होता है, पर्सनल डेटा होता है। व्यक्तिगत डेटा यानी ऐसा डेटा, पर्सनल डेटा यानी ऐसा डेटा जिसके माध्यम से इंटरनेट पर किसी भी व्यक्ति की आसानी से पहचान की जा सकती है। तो इसी डेटा को व्यक्तिगत डेटा कहा जाता है। और हर साल, हर दिन इस तरह का बहुत भारी मात्रा में डेटा उत्पन्न होता है। और यदि इस पूरे डेटा को प्रोसेस किया जाता है, इसकी प्रोसेसिंग की जाती है, तो यदि आपके द्वारा जो डेटा उत्पन्न किया जा रहा है, कोई कंपनी एल्गोरिदम लगाकर उस पूरे डेटा को प्रोसेस कर लेती है, तो इसके प्रोसेस के माध्यम से कुछ ऐसी चीज़ें सामने आ सकती हैं जिनके माध्यम से किसी व्यक्ति की स्वायत्तता को, उसकी ऑटोनॉमी को, उसके आत्मनिर्णय के अधिकार को, उसकी स्वतंत्रता को और उसकी गोपनीयता को भारी मात्रा में प्रभावित किया जा सकता है, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया जा सकता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए एक नए कानून की आवश्यकता महसूस की जाती है, क्योंकि भारत में मौजूदा समय में गोपनीयता संबंधी जो वर्तमान कानूनी फ्रेमवर्क है, जो वर्तमान लीगल फ्रेमवर्क है, सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2011 पर निर्भर है। और ये जो कानून है ये बहुत ज़्यादा पुराना है, इस पूरा नियम जो है ये बहुत ज़्यादा पुराना है। और मौजूदा समय में ये पूरा कानून डेटा चोरी के खतरे से निपटने में असमर्थ है। क्यों असमर्थ है, इसके संबंध में भी कुछ तर्क दिए जाते हैं। सबसे पहला इस संबंध में तर्क ये है कि 2011 का ये जो कानून है, ये जो नियम है, वो मुख्य तौर पर निजता के अधिकार को वैधानिक अधिकार के तौर पर मान्यता देते हैं। क्योंकि 2011 में जब ये नियम लाए गए थे तो उस समय निजता का अधिकार केवल एक लीगल अधिकार था, केवल एक वैधानिक अधिकार था। और इसे 2017 में एक मौलिक अधिकार के तौर पर मान्यता दी गई थी। जाहिर तौर पर ये कानून बहुत ज़्यादा पुराना है। इसके अलावा इस कानून में ये भी स्पष्ट नहीं है कि भारत में किस प्रकार के डेटा को संरक्षित किए जाने की ज़रूरत है। इस संबंध में कोई भी एक विवरण हमें नहीं मिलता है, कोई भी डिटेल्ड बात हमें नहीं मिलती है। इसके अलावा इस पूरे 2011 के कानून में ये भी तय नहीं है कि डेटा एकत्र करने वाली कंपनियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, उनका दायित्व क्या होगा। तो इस तरह से हमें एक ऐसे कानून की ज़रूरत है, एक ऐसे फ्रेमवर्क की ज़रूरत है जो निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के तौर पर मान्यता दे। इसके अलावा उसमें ये स्पष्ट किया जा सके कि भारत में किस तरह के जो डेटा है उसको एकत्र किया जाएगा, उसको किस तरह से एकत्र किया जाएगा, किस तरह से स्टोर किया जाएगा। इसके अलावा इस नए मसौदे में जो कंपनियां हैं, जो डेटा फिड्यूशरीज हैं, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निर्धारित की जा सके। तो इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा ये नया विधेयक मसौदा लाया गया है। तो आखिर इस नए विधेयक मसौदे में किस तरह के प्रावधान किए गए हैं, उनकी बात करें तो सबसे पहले प्रावधानों को समझने से पूर्व हमें इस मसौदे के संबंध में कुछ शब्दावलियों को जानना ज़रूरी हो जाता है। इस संबंध में सबसे पहली शब्दावली है डेटा प्रिंसिपल और डेटा फ्यूडिशरी। डेटा प्रिंसिपल कौन होते हैं? तो डेटा प्रिंसिपल्स वो लोग होते हैं जो इंटरनेट उपयोग करते हैं, जो डेटा जनरेट करते हैं और जिनके डेटा को एकत्र किया जाता है, संग्रहित किया जाता है, स्टोर किया जाता है। यानी आप और मैं डेटा प्रिंसिपल हो गए, जो कि इंटरनेट यूज़ करते हैं और जिनके यूज़ करने से डेटा उत्पन्न होता है। अब डेटा फ्यूडिशरीज़ क्या होता है? तो डेटा फ्यूडिशरीज़ वो कंपनियाँ होती हैं, वो एंटिटीज़ होती हैं जो डेटा संग्रहित करती हैं, डेटा स्टोर करती हैं और आगे चलकर उस डेटा को प्रोसेस करती हैं, उसका प्रसंस्करण करती हैं। और इस पूरे डेटा फ्यूडिशरीज़ में एक व्यक्ति भी शामिल हो सकता है, एक कंपनी भी शामिल हो सकती है, एक फर्म भी शामिल हो सकती है और एक राज्य भी शामिल हो सकता है। क्योंकि सरकार भी डेटा एकत्र करती है, सरकार भी डेटा की प्रोसेसिंग करती है, अपने उपयोग में लाती है। तो इस पूरे टर्म में किसी को भी शामिल किया जा सकता है। लेकिन अब यहाँ एक सवाल और उठता है, हम पिछले कई समय से पर्सनल डेटा की बात कर रहे हैं, तो आखिर व्यक्तिगत डेटा का क्या मतलब होता है? हमने पहले ही बात की कि व्यक्तिगत डेटा एक ऐसा डेटा होता है जिसका उपयोग करके किसी भी व्यक्ति की आसानी से पहचान की जा सकती है। उदाहरण के लिए आपका नाम आपका पर्सनल डेटा है, आपका एड्रेस, आपका फ़ोन नंबर,
आपकी ईमेल आईडी या फिर आपका आधार कार्ड नंबर, आपका एटीएम पिन नंबर, आपका एटीएम नंबर, इस तरह की जो तमाम जानकारियां हैं, जो तमाम इन्फॉर्मेशंस हैं, उन जानकारियों को व्यक्तिगत डेटा की श्रेणी में शामिल किया जाता है। तो ये तो टर्म्स की बात हुई, शब्दावली की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं, आखिर इस विधेयक में किस तरह के प्रावधान किए गए हैं, उन प्रावधानों पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो प्रावधान है वो कंसेंट को लेकर है, अनुमति को लेकर है। इसमें यह प्रावधान किया गया है, मसौदे में ये कहा गया है कि जो डेटा फ्यूडिशरी हैं, उनके लिए प्रोसेसिंग करने से पहले, किसी भी डेटा को प्रोसेस करने से पहले यूज़र की अनुमति लेना आवश्यक है। जब तक यूज़र की अनुमति उनके पास नहीं होगी, वो किसी भी डेटा को एकत्र नहीं कर सकते हैं, उसको स्टोर नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा यूज़र्स को ये अधिकार भी दिया गया है कि वो तय कर सकते हैं कि कौन सा डेटा एकत्र किया जाएगा, कौन सा डेटा कलेक्ट किया जाएगा और उस पूरे डेटा का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाएगा, किस काम के लिए उस डेटा को यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा इसमें यह भी कहा गया है कि पूरे जो सभी यूज़र्स हैं, जो डेटा प्रिंसिपल्स हैं, उन डेटा प्रिंसिपल्स को डेटा एकत्र करने से पहले, उसकी प्रोसेसिंग करने से पहले नोटिस दिया जाना भी ज़रूरी है। और यहाँ सबसे विशेष बात यह है कि ये जो नोटिस दिए जाने की बात की गई है, ये नोटिस मुख्य तौर पर भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भारतीय भाषाओं में ही दिया जाएगा। ये नोटिस जो है मुख्य तौर पर 22 भाषाओं में ही दिया जा सकता है, जिनका जिक्र हमें भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मिलता है। इसके अलावा एक प्रावधान ये भी है कि जो डेटा यूज़र्स हैं, जो डेटा जनरेट कर रहे हैं, जो डेटा प्रिंसिपल हैं, वो किसी भी वक्त अपनी अनुमति को वापस ले सकते हैं। उन्हें अनुमति को वापस लेने का अधिकार भी दिया गया है। इसके अलावा इसमें दूसरा जो प्रावधान है वो सिग्निफिकेंट डेटा फ्यूडिशरीज़ को लेकर है। अब तक हम डेटा फ्यूडिशरीज़ की बात कर रहे थे, लेकिन एक टर्म और है, एक नई श्रेणी ऐड की गई है, एक नई कैटेगरी जोड़ी गई है, जिसका नाम है सिग्निफिकेंट डेटा फ्यूडिशरीज़। ये क्या होता है? तो ये ऐसी कंपनियां हैं, ऐसी एंटिटीज़ हैं, जो व्यापक मात्रा में डेटा एकत्र करती हैं, व्यापक मात्रा में व्यक्तिगत डेटा एकत्र करती हैं, पर्सनल डेटा एकत्र करती हैं। अब तय कैसे किया जाएगा कि कौन सी कंपनी जो सिग्निफिकेंट डेटा फ्यूडिशरी है? तो इसको तय करने का काम केंद्र सरकार को दिया गया है। केंद्र सरकार ये तय करेगी कुछ मापदंडों के आधार पर, जो कि अभी तक स्पष्ट नहीं किए गए हैं। ये तय किया जाएगा केंद्र सरकार द्वारा कि कौन सी कंपनी सिग्निफिकेंट डेटा फ्यूडिशरीज की श्रेणी में आती है, और जिन भी कंपनियों को इस श्रेणी में शामिल किया जाएगा, उन कंपनियों पर अतिरिक्त रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जाएगी। क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? तो सबसे पहले उन कंपनियों को एक डेटा सुरक्षा अधिकारी नियुक्त करना होगा। इस अधिकारी का सबसे प्राथमिक काम ये होगा कि आम लोगों को उस कंपनी की सेवाओं या फिर कंपनी द्वारा जो डेटा एकत्र किया जा रहा है, उससे यदि कोई समस्या है, तो उस पूरे अधिकारी का काम उन समस्याओं को हल करना है। इसके अलावा इस तरह की कंपनियों को, इस तरह के एंटिटीज़ को स्वतंत्र डेटा ऑडिटर भी नियुक्त करना होगा। एक ऑटोनमस डेटा ऑडिटर भी नियुक्त करना होगा, जिसका प्राथमिक कार्य ये तय करना है कि कंपनी द्वारा जिस तरह से डेटा को सुरक्षित करने के प्रावधान किए गए हैं, कंपनी द्वारा जिस तरह की सेफ्टी मैकेनिज्म यूज़ किया जा रहा है, क्या वो मैकेनिज्म पूरी तरह से सुरक्षित है? क्या वहाँ से डेटा निकालना आसान है? तो इस तरह की जाँच जो है वो इस तरह के ऑडिटर्स द्वारा की जाएगी। तो ये तो हुआ डेटा फिड्यूशरीज। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान एक ये भी है कि भारत के सभी डेटा प्रिंसिपल्स को कभी भी डेटा मिटाने और इस संबंध में नामांकित करने का अधिकार भी दिया गया है। यानी किसी भी व्यक्ति को, किसी भी डेटा यूजर्स को, डेटा जनरेटर को ये अधिकार है कि वो कभी भी अपने डेटा को मिटाने और उस डेटा में सुधार करने का आग्रह कर सकता है। इसके अलावा एक विशेष प्रावधान ये भी है कि यदि उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या वो व्यक्ति कैपेबल नहीं रह जाता, अक्षम हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को, एक व्यक्ति को नामांकित करने का भी अधिकार दिया गया है, नॉमिनेट करने का अधिकार भी दिया गया है, जो कि उसके आधार पर इस अधिकार का उपयोग कर सकेगा। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति किसी कंपनी की सेवाओं से संतुष्ट नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति डेटा संरक्षण बोर्ड के समक्ष अपनी याचिका भी दे सकता है। अब डेटा संरक्षण बोर्ड को लेकर कई तरह की आलोचनाएं की जा रही हैं, जिन पर हम आगे बात करेंगे। फिलहाल विधेयक के प्रावधानों की बात करते हैं। तो इस विधेयक में इसके अलावा डेटा के अंतर सीमा हस्तांतरण को लेकर, इंटर बॉर्डर ट्रांसफर को लेकर भी बात की गई है। इस पूरे विधेयक के माध्यम से जो डेटा लोकलाइजेशन का जो बहुत जटिल मुद्दा था, जो बहुत कॉम्प्लेक्स इशू था, उसको एड्रेस करने और उस पूरे इशू में कुछ छूट देने, कुछ एक तरह से कुछ नए प्रावधान ऐड करने की कोशिश की गई है। नया प्रावधान ये है कि इस पूरे विधेयक के माध्यम से कुछ अनुसूचित देशों और क्षेत्रों में डेटा स्थानांतरण करने की अनुमति दी गई है। यानी कोई कंपनी कुछ विशिष्ट देशों में, जिन्हें सरकार द्वारा तय किया जाएगा,
उन देशों में भी अपने डेटाबेस स्थापित कर सकती है। हालांकि अभी ये तय नहीं है कि किन देशों को इस पूरी श्रेणी में शामिल किया गया है। इस संबंध में सरकार अभी अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं किया है सरकार ने। सरकार द्वारा जल्द ही इस संबंध में अधिसूचना जारी की जाएगी कि कौन से ऐसे देश हैं जहां पर भारतीय कंपनियां अपना डेटाबेस स्थापित कर सकती हैं या फिर विदेशी कंपनी अपना डेटाबेस स्थापित कर सकती हैं और भारतीय लोगों का डेटा वहां पर एकत्र किया जा सकता है। तो ये तो प्रावधानों की बात हुई। अब यहाँ सवाल उठता है कि यदि प्रावधान इतने विशेष हैं तो आखिर विशेषज्ञों द्वारा इन प्रावधानों की आलोचना किस आधार पर की जा रही है। तो आलोचना की बात करें, सबसे पहली आलोचना इस आधार पर हो रही है कि इस पूरे विधेयक में केंद्र सरकार और केंद्र सरकार की जो एजेंसीज हैं उनको बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता देने की कोशिश की गई है, बहुत ज़्यादा छूट देने की कोशिश की गई है। इस संबंध में सरकार का कहना है कि जो राष्ट्रीय हित होते हैं, जो नेशनल इंटरेस्ट होता है, वो किसी के व्यक्तिगत हितों से बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और इसी वजह से सरकार जब चाहे किसी व्यक्ति के पर्सनल डेटा का उपयोग कर सकती है राष्ट्रीय हित के नाम पर। लेकिन कई जानकारों द्वारा सरकार के इस तर्क का विरोध किया जा रहा है। उनका कहना है कि सरकार इस पूरे विधेयक के माध्यम से इस तरह के प्रावधान के जरिए आसानी से किसी भी व्यक्ति के पर्सनल डेटा का उपयोग कर सकती है और इसका दुरुपयोग भी किया जा सकता है। इसके अलावा इस पूरे विधेयक में डेटा संरक्षण बोर्ड की स्वायत्तता को, उसकी ऑटोनॉमी को भी सीमित करने की कोशिश की गई है और इस आधार पर भी सरकार की आलोचना हो रही है। कैसे सीमित करने की कोशिश हुई है? तो इसमें यह प्रावधान किया गया है कि ये जो बोर्ड है, इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार को दी गई है। नियुक्ति का जो अधिकार है वो केंद्र सरकार के पास मौजूद है। ऐसे में यदि नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी तो जाहिर तौर पर ये जो पूरा बोर्ड है वो ऑटोनोमस तरीके से, स्वायत्त तरीके से काम नहीं कर सकेगा और आगे चलकर बोर्ड की कार्यप्रणाली, जो वर्किंग प्रोसेस है, वो पूरा प्रभावित होगा। इसके अलावा इसकी एक आलोचना इस आधार पर भी हो रही है कि जो ये नया विधेयक है, जो नया मसौदा जारी किया गया है, इस नए मसौदे में केवल 30 क्लॉज ही शामिल है, जबकि इससे जो पहले वाला मसौदा था उस मसौदे में 90 से ज़्यादा क्लॉज शामिल थे। इसके लिए एक तर्क ये दिया जा रहा है कि इस नए मसौदे में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को केवल नियमों पर छोड़ दिया गया है, केवल सरकार के तर्क पर छोड़ दिया गया है, सरकार के विवेक पर छोड़ दिया गया है, अधिकारियों के विवेक पर छोड़ दिया गया है। तो ऐसे में भविष्य में हमें डिलेमा देखने को मिल सकता है, भ्रम देखने को मिल सकता है कानून को लेकर। तो ये तो नए विधेयक की आलोचना हुई। अब अंत में निष्कर्ष की बात कर लेते हैं। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि सरकार द्वारा डेटा संरक्षण को लेकर ये जो नया विधेयक जारी किया गया है, ये नया विधेयक स्पष्ट तौर पर भारत में कानून को सरल बनाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास के तौर पर देखा जा सकता है। इस पूरे नए विधेयक के माध्यम से भारत में डेटा लोकलाइजेशन जैसे बहुत जटिल मुद्दे को संबोधित करने की कोशिश की गई है और इस नए विधेयक के माध्यम से स्पष्ट तौर पर जो भारतीय स्टार्टअप है, जो भारतीय टेक कंपनियां हैं, जहां पर भारत बहुत ज़्यादा तेज़ी से प्रगति कर रहा है, इस क्षेत्र में भारत के जो स्टार्टअप कंपनियां हैं उन्हें बहुत ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा, उन्हें बहुत ज़्यादा मदद देखने को मिलेगी। लेकिन हमें यहाँ ये भी नहीं बोलना चाहिए कि इस पूरे विधेयक में, इस पूरे मसौदे में कई कमियां मौजूद हैं जिन पर हमने पहले ही चर्चा की। उन बिंदुओं के अलावा कई अन्य कमियां भी हो सकती हैं। तो ऐसे में इन कमियों को संबोधित करने की भी आवश्यकता है, क्योंकि जब तक हम इन कमियों को एड्रेस नहीं करेंगे, इन चैलेंजेस को एड्रेस नहीं करेंगे, तब तक हम भारत में व्यापक डेटा संरक्षण फ्रेमवर्क स्थापित नहीं कर सकते हैं। एक कानूनी फ्रेमवर्क स्थापित करने के लिए इन कमियों को संबोधित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब अंत में निष्कर्ष की बात हुई, एक प्रश्न की बात करते हैं। आज का हमारा सवाल है कि सरकार द्वारा जारी डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक मसौदा 2022 के आलोक में व्यक्तिगत डेटा संरक्षण की आवश्यकता और उसके महत्व पर चर्चा कीजिए। यानी सबसे पहले आपको इस नए मसौदे विधेयक के संबंध में कुछ प्रावधानों पर बात करनी है। साथ ही आपको ये बताना है कि जो जो डेटा संरक्षण होता है उसकी आवश्यकता क्या होती है, सरकार इस तरह के विधेयक क्यों लेके आती है, इन विधेयकों का महत्व क्या होता है। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा किस वर्ष निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के तौर पर मान्यता दी गई थी। राइट टू प्राइवेसी को कब एक फंडामेंटल राइट बनाया गया था। मुझे आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से जिन बिंदुओं पर चर्चा की गई है वो आपको समझ में आएंगे और यदि आपके प्रश्न पत्र में इससे संबंधित कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे पास बहुत विशेष कार्यक्रम हैं, जैसे आप रात 8 बजे के इन-डेप्थ कार्यक्रम को देखना ना भूलें। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान तमाम बिंदुओं पर, तमाम विषयों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी,
जो कि आपकी तैयारी के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। धन्यवाद।